नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा। आज की हमारी खास बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर संजय अलंग जी हैं, जो कि बिलासपुर के कमिश्नर भी हैं और साथ साथ में जाने माने साहित्यकार भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। सर, आपका नमस्कार। सर, पहली चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी आईएएस के लिए बनने के लिए। मेरा बचपन मैं छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुआ, छत्तीसगढ़ में ही पला बढ़ा। बैकुंठपुर जो अब कोरिया ज़िले में है, पहले सरगुजा ज़िले में था, वहाँ पला बढ़ा मैं। मेरे को वहाँ पढ़ाई में अच्छे शिक्षक मिले, सराउंडिंग अच्छी थी, दोस्त अच्छे थे। तो इन सब का परिणाम ये निकला कि ठीक ठाक पढ़ने के बाद मैं दिल्ली पढ़ने गया। और वहाँ जब पढ़ने गया तब मुझे पता चला कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू एक बेहतर नौकरी को पाया जा सकता है या जीविकोपार्जन के लिए उसके प्रयास किए जा सकते हैं, और उसकी एक सुनिश्चित सी ट्रैक है। तो फिर उस ट्रैक को ना अपनाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की तरह था। तो बेहतर विकल्प ये था कि उसको क्रैक कर लिया जाए। उसकी कोशिश की और ठीक ठाक चीज़ें हुई, अभिव्यक्ति ठीक हुई तो सफलता भी मिल गई। सर, आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में काफ़ी डिटेल में आपने स्टडी किया है, तो मैं एक क्वेश्चन है मेरा, और काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी लोगों से भी ये पूछता हूँ बट मुझे हमेशा डिफरेंट आंसर मिलते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो कहाँ से आया है? आपने इतिहास के शोध के विषय को उठाया है। इतिहास का शोध छत्तीसगढ़ में निसंदेह अभी भी वांछित है और काफ़ी चीज़ें हो भी रही हैं। तो जब मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास पे शोध कर रहा था और उस पे मेरी शोध की 10 से के ऊपर पुस्तकें हैं, तो छत्तीसगढ़ इतिहास का शोध एक बेहतर शोध बन पड़ा। और बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उसे 2016 में सर्वश्रेष्ठ शोध पुस्तक मानते हुए भारत का 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। एक बेहतर पुरस्कार हासिल हुआ। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति एक बेहतर शोध पुस्तक के रूप में स्थापित भी हो गई। फिर छत्तीसगढ़ की रियासतें और जमींदारियाँ, हस्तशिल्प और यहाँ के पारंपरिक त्यौहार, ये सब चीज़ें और अच्छे से पुस्तकें आई सामने। हस्तशिल्प पे तो यूनिक सी पुस्तक आई। ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि जब कोई एक संख्यात्मक नाम होता है तो वो हंट करता है ये जानने को कि उसमें वो संख्या क्यों। दुपट्टे में 2 पट्टों का होना तो समझ में आता है कि 2 और पट्टा, दुपट्टा, परंतु किसी गढ़ के साथ और गढ़ क्या है और 36 क्या है, ये चीज़ को समझना थोड़ा एक इंटरेस्टिंग विषय निसंदेह इंगित करता है। तो आपने काफ़ी सोच समझ के उसकी तरफ इशारा किया है। तो थोड़ा उसको समझने के लिए हमें इतिहास में नीचे की तहों की तरफ जाना पड़ेगा। कलचुरियों का जब महिष्मती में शासन था, तो महिष्मती नर्मदा के दक्षिण तट पर पश्चिम दिशा में बसा हुआ शहर है, खंडवा खरगोन के आसपास। तो जब वहाँ उनका अवसान हुआ तो वो नर्मदा, क्योंकि काफ़ी तीखी और तीव्र नदी है, तो उसको पार करके उत्तर की ओर जाना थोड़ा कठिन कार्य होता है। तो एक स्वाभाविक विकल्प था कि या तो वो दक्षिण की ओर जाते या नर्मदा तीर पूर्व की ओर बढ़ते। तो उन्होंने नर्मदा किनारे किनारे पूर्व की ओर आए और एकदम एक्सट्रीम पूर्व में आते हुए दाहाल क्षेत्र में बसे, जो बाद में वो वहीं पर त्रिपुरी कांग्रेस हुई और अब वो तिलवारा घाट के रूप में चिन्हित है, जबलपुर है जिसे हम कहते हैं। तो जब वे वहाँ बसे तो उन लोगों ने वहाँ के भी आसपास के क्षेत्र को विजित किया। जब विजित कर लिया तो उसे एक संज्ञा देने की आवश्यकता पड़ी, तो उसका नाम उन्होंने कोसल रखा। अब क्योंकि अगेन वहाँ पे नर्मदा एक उत्तर की ओर जाने का बैरियर था, ज्योग्राफिकल बैरियर, तो वो दक्षिण की ओर बढ़े। और दक्षिण में भी एक ज्योग्राफिकल बैरियर चिल्फी घाटी थी। तो जब उन्होंने चिल्फी घाटी को पार कर लिया तो दे अगेन देमसेल्फ फील्स ग्रेट। तो उन्होंने कोसल को महाकोसल कहना शुरू कर दिया। अपने आप की पीठ खुद थपथपाई और कोसल से महाकोसल बन गया। और उन्होंने इस तरह, इसी बीच उनका परिवार भी बढ़ा, तो लोगों को एडजस्ट करने के लिए विभिन्न जगह का जमींदार बनाया और जमींदार का नाम दिया मांडलिक।
तो इसी अनुक्रम में रतनपुर के पास जो एक पुराना टाउनशिप है तुम्बाड़, जो पूर्व राजधानी थी छत्तीसगढ़ एरिया की, तो तुम्बाड़ का भी एक मांडलिक बना कलचुरियों में से। उसके लिए भी ज्योग्राफिकल बैरियर था चिल्फी घाटी। तो धीरे धीरे दोनों में दूरियां बढ़ी हेडक्वार्टर में और मांडलिक वाले स्थान में, और इसी अनुक्रम में वो अलग हो गया। तो अलग हुए वाले स्थान का नाम हो गया दक्षिण कोसल, और वो ये एज इट इज़ महाकोसल बना रहा। दक्षिण कोसल से धीरे धीरे दिशा का नाम लोगों ने पुकारना बंद कर दिया, तो कोसल और महाकोसल हो गए, पर रूढ़ नाम दक्षिण कोसल था। अब इन लोगों ने, कलचुरियों ने यहाँ पर भी धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार किया। तो संयोग से वो क्षेत्र विस्तार हुआ मैदानी एरिया में, रतनपुर से दुर्ग तक। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में परंपरागत रूप से कलचुरियों के आने के पहले से ही रियासतें थीं, जैसे सरगुजा है, कवर्धा है, राजनांदगांव है, कोरिया है, ये सब रियासतें पहले से थीं। तो कलचुरियों ने एक पद्धति अपनाई कि इन रियासतों पे आक्रमण किया, उनसे अधीनता मनवाई, परंतु वहाँ के शासन प्रमुख को हटाया नहीं, राजा को हटाया नहीं, और उसके माध्यम से ही सत्ता संचालित करते रहे। इन रियासतों और इनके जो डायरेक्ट अधिकार की भूमि थी, जिसको अब ये खालसा कहते थे, खालिस भूमि, और उसके अलावा रियासतों के बाहर और खालिस भूमि के बाहर जमींदारियां थीं छोटी छोटी, जो रियासत की श्रेणियों में नहीं आ पाई थीं, जैसे कोरबा थी, चापा थी, लाफा, बिंद्रा, नवागढ़, इस तरह की जमींदारियां थीं। तो उन जमींदारियों पे भी अधीनता की और उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जो रियासतों के साथ किया था, कि जमींदारों को बने रहने दिया। और इस तरह से 3 तरह की भूमियां इनके अधिकार क्षेत्र में आई। एक तो खालिस भूमि जो खालसा थी, दूसरा रियासतों की भूमि, और तीसरा जमींदार क्षेत्र की भूमि। तो खालसा भूमि को इन्होंने प्रशासनिक इकाइयों में बांटा, और प्रशासनिक इकाइयां मूल रूप से तहसील थीं, जो वर्तमान में अभी हैं, और उसका नाम उन्होंने जो संज्ञा रखी, जो नाउन उन्होंने बनाया, उसका नामकरण किया गढ़। तो बाद में जब मराठे इस हिस्से में आए तो उन्होंने उसका नाम बदल के तालुका और परगना कर दिया, और उसके तुरंत बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस गढ़ का नाम बदल के तहसील रख दिया और तहसील की पदस्थापना कर दी। तो इस तरह से गढ़ नाम, जो कि दाहाल क्षेत्र या जबलपुर वाले क्षेत्र से आया, और गढ़ा मंडला, गढ़ देवगढ़, इस तरह के नाम वहाँ पहले से थे। तो गढ़ संज्ञा तहसील के रूप में यहाँ इंगित हुई और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में हुई। तो ये प्रशासनिक इकाइयाँ केवल और केवल खालसा क्षेत्र में थी। ये प्रशासनिक इकाइयाँ रियासत क्षेत्रों में और जमींदारी क्षेत्रों में नहीं थीं। और खालसा का जो क्षेत्र है, जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र था कलचुरियों का, वो तुम्बाड़ रतनपुर से लेके दुर्ग तक था। तो और जब कलचुरी किसी से खुश होते थे तो उसको एक गढ़ इनाम में दे देते थे, और वो जमींदारी बन जाती थी, जैसे पेंड्रा बनी। और अगर किसी से नाराज होते थे तो उसकी जमींदारी जब्त कर लेते थे और गढ़ बन जाते थे। तो गढ़ के ही अंदर उन्होंने फिर बरहों करके एक इकाई बनाई, जो 12 गांवों की संगति से बनी, और उसका एक मुखिया बनाया, और उसी को बोलचाल की भाषा में मैदानी क्षेत्र में दाऊ कहा जाता है। और दाऊ साहब यहाँ एक प्रचलित शब्द बना, और गांवों के लिए गौंटिया बनाया। अब गढ़ संज्ञा कैसे आई ये तो समझ में आता है, पर 36 कैसे आया? इस बीच जो छिंदवाड़ा जिले में गोंडों की एक रियासत है देवगढ़, तो वहाँ से एक शासक था जो कि सुंदर व्यक्तित्व का धनी था, वीर था और योग्य था। तो औरंगजेब की युद्ध कला और उसकी वीरता से प्रभावित होकर वो उससे मिलने दिल्ली चला गया, और दोनों में मित्रता हुई और वो वहाँ रुक गया, और कुछ एक लंबी अवधि तक उसको रुकना पड़ा। और जब वो लौटा तो उसको अच्छी एक विदाई के साथ भेजा गया, हाथी घोड़े लाव लश्कर और हीरे जवाहरातों के साथ विदाई मिली उसको। परंतु इस बीच उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, और
मुस्लिम धर्म में चला गया। जब वो लौट रहा था तो उसको लगा कि अब ऐसी स्थिति में मैं गोंडों के बीच कैसे वापस जाऊंगा, तो पहाड़ों के नीचे वो रुक गया और जहाँ वो रुका बाद में वहीं रुका रह गया और उसके आसपास नगर बस गया। तो वो नाग नदी के किनारे रुका था और उसको नागपुर कहा जाने लगा। तो नागपुर इज़ ए न्यू सिटी और ये जो गोंड शासक गया था वो नए नाम के साथ लौटा था, उसका नाम था बख्त बुलंद। तो बख्त बुलंद नागपुर को बसाने वाला व्यक्ति बन गया। इसके वैध पुत्र भी हुए और अवैध पुत्र भी हुए। तो जब उसका देहावसान हुआ शासक का, बख्त बुलंद का, तो बगल में एक बेरार करके राज्य था जो बाद में सीपी एंड बेरार में बेरार शब्द का यूज़ हुआ, तो बेरार था। तो वहाँ भोसलों का, शिवाजी के वंशजों का शासन था। तो शिवाजी ने टैक्सेशन की एक नई प्रणाली चलाई थी, चौथ और सरदेशमुखी, जिसमें पड़ोसी राज्यों से धन संपत्ति का संग्रह करके ले आते थे और राजा के टैक्स के रूप में भी काम आता था और सैनिकों के वेतन भुगतान के लिए भी काम आता था। तो जब वैध पुत्र को सहायता देने के लिए विधवा रानी ने बेरार से शासक को बुलाया तो उस समय वहाँ भोसले शिवाजी के वंशजों का ही शासन था। तो वे सहायता देने के लिए आए और नागपुर में रुक भी गए। बाद में जब उस शासक को, वैध पुत्र को सत्ता मिल गई और बाद में उसका भी कालावसान हुआ, तो भोसलों ने सत्ता हस्तगत कर ली और हस्तगत करने के बाद उन्होंने पदाधिकारियों की नियुक्ति की, मंत्री बनाए, मंत्रियों के कुछ पद नाम रखे। तो उसमें वित्त लिपिक और वित्त सचिव जो थे उनके पद नाम हुए चिटनिस और फडणवीस। तो फडणवीस और चिटनिस पद नाम के रूप में सामने आए। बाद में चीज़ें रूढ़ हो जाती हैं तो पद नाम को ही सरनेम, उपनाम बना लिया जाता है। तो वो परंपरा बाद में हुई। तो चिटनिस और फडणवीस वित्तीय मामलों के क्रम। तो जब चौथ और सरदेश मुखी की वसूली के लिए एक स्वाभाविक उत्कंठता पूर्व दिशा की ओर थी, जिधर छत्तीसगढ़ के प्रांत थे, क्योंकि पश्चिम में बेरार था, उत्तर की तरफ देवगढ़ की घाटियां थीं जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट करती थीं, और दक्षिण की तरफ पेशवाओं का राज्य था जिधर वो जाना उचित नहीं समझते थे। तो जब इधर आने लग गए तो यहाँ, जैसा कि पहले ही मैंने इंगित किया कि 3 प्रकार की भूमियाँ थीं। गढ़ थे जो डायरेक्ट खालसा भूमि में शासित थे, और फिर उसके बाद रियासतें थीं और जमींदारियाँ थीं। तो इन 3 प्रकार की भूमियाँ जब वो लौटते थे सैनिक, तो उनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूली का हिसाब लिया जाता था। तो चिटनिस और फडणवीस जो पद थे वो एंट्री करते थे कि छत्तीसगढ़ में से या कह सकते हैं जैसे 6 गढ़ से वसूल पाया, 30 से वसूल लाओ। तो उस समय तक क्योंकि काउंटिंग गढ़ों की 36 थी, 14 रियासतें थीं और 33 या 33 शायद जमींदारियाँ थीं। तो इनकी संख्या के विरुद्ध वो वसूली की संख्या को इंगित करने के लिए कोई संख्या अंकित करते थे। तो इस तरह से वो गढ़ों की एक संख्या बनने लग गई और इस तरह से वो आधिकारिक रूप से कहीं ना कहीं यूज़ होने लग गए, और फिर बोलचाल की भाषा में आने लग गया, फिर कविता में आने लग गया, और फिर रूढ़ होता चला गया। तो संख्या इस तरह से आई और गढ़ इस तरह से आया, तो वो नाम बनता चला गया। तो कोसल नाम बोलचाल की भाषा में पीछे चला गया और छत्तीसगढ़ आगे आ गया। तब तक बस्तर इस हिस्से में नहीं था। तो बहुत लोगों को भी ये डाउट था कि भाई छत्तीसगढ़ कहाँ से आया और कैसे हुआ, तो आज हमें संजय सर ने बताया, उसके लिए आपका शुक्रिया। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका इतिहास के तरफ झुकाव कब से आया? मतलब आपकी लाइफ में मतलब एक टाइम आया होगा कि जिसमें आपको इतिहास को आप स्टडी करना चाहते थे, तो वो कब और कैसे आया, ये जानना। इतिहास जब मैंने सब्जेक्ट के रूप में लिया अपने स्नातक करने के लिए और एग्ज़ाम के लिए, और दिल्ली में एक प्रोफेसर मिले जिन्होंने इतिहास दृष्टि को समृद्ध करने की दृष्टि से इतिहास को हर तरह से, चारों तरफ से देखना, हर एंगल से देखना सिखाया और समझाया। और इतिहास लेखन में बिटवीन द लाइन, ओवर द लाइन, अंडर द लाइन या बियॉन्ड द लाइन क्या होता है, उसको देखना समझना सिखाया। और
इतिहास की चीज़ों को, तो धीरे धीरे मेरी रुचि बनने लग गई और इतिहास एक कविता की तरह लगने लगा मुझे। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर की बैटिंग करते समय उसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होती है, जब उसने पिता की मृत्यु पर भी श्रद्धांजलि स्वरूप शतक ही लगाया था, और मेरे ख्याल से ये उसकी बहुत बड़ी अभिव्यक्ति थी। तो अभिव्यक्ति की क्षमता इतिहास में आने लग गई। पढ़ना मुझे रुचिकर लगता था, और इतिहास के साथ एक से है, एक कोटेशन कोट किया जा सकता है कि इतिहास में सबसे कुल के साथ मुश्किल यही है कि उसे पढ़ना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो रुचि विकसित होते लग गई, और फिर मैं खुद भी लिखने लग गया। तो मुझे जनता का इतिहास लिखने की तरफ ज़्यादा रुचि बढ़ी, जिसे टेक्निकली सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री कहा जाता है। तो जनता मुझे हंट करने लग गई और मैं लिखने लग गया। सर, एक ऑफिसर होने के साथ साथ आप साहित्यकार भी हैं और आपको हिस्ट्री पढ़ने का आपको इतना शौक भी है, तो ये आपको किन तरीके से, जैसे जो साहित्य और जो हिस्ट्री जो आप लिखते हैं और जो आप पढ़ते हैं, तो ये आपको आपके जॉब में किस तरीके से हेल्प करता है? बहुत मदद करता है, बहुत मतलब अप्रतिम मदद करता है। जब प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत हुई और दार्शनिक स्तर पर जब इन पे विचार किया जाने लगा, तो प्लेटो या एरिस्टोटल के समय से ही ये माना जाता था कि ह्यूमैनिटीज़ के जितने सब्जेक्ट हैं वो प्रशासनिक सेवाओं को एनहांस करते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो जनता से, समाज से, लोगों से आप सीधे जुड़ने हैं, और इसलिए ये तो एक एड ऑन है जो आपको समाज से जोड़ता है, जनता से जोड़ता है, लोगों से जोड़ता है। सर, आपने छत्तीसगढ़ पे आधारित पोएम लिखी है और किताबें लिखी है, उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो अन्य विचार भी आपके सामने आते हैं जी। तो वो मेरे सामने भी आए, तो वो कविता के रूप में, कहानी के रूप में, यात्रा वृत्तांतों के रूप में प्रस्फुटित हुए। तो जब मैं लिख रहा था तो फिर कविताएं भी लिखी। कविता की मेरी 3 पुस्तकें आई। एक उनके शीर्षक हैं शव, पगडंडी छिप गई थी, और नदी उसी तरह सुंदर थी जिस तरह बाघ। आपको मोटिवेशन क्या देता है, जैसे अंदर से? जनता, लोग, मेरा पूरा समाज। सर, आपने एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ ऐसा काम किया हो जो आपको हमेशा, जब भी आप सोचते हैं फ्री टाइम में, तो आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग जो मैंने किया, ऐसा कुछ एक काम जो आपको लगता है? देखिए, डे टू डे लाइफ में रोज कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेहतर होती हैं। हर व्यक्ति, मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी और हमारे सामने खड़े कैमरामैन साहब भी और बाकी जो भी लोग हों, समाज से कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, और हर कोई समाज को कुछ ना कुछ लौटाना चाहता है। तो आप न्यूज़ के माध्यम से लौटा रहे हैं, मैं कुछ लिखने के माध्यम से लौटा रहा हूँ, तो सकारात्मक रूप से लौटाने से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? तो नकारात्मकता समाज को ना लौटाई जाए, सकारात्मकता और अच्छी चीज़ें, रचनात्मक चीज़ें लौटाई जाएं, ये तो बेहतर विकल्प है। सर, एक आखिरी सवाल ये कि आप अपने जो गवर्नमेंट का काम है उसको और अपने राइटिंग को कैसे साथ में मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। मेरा मूल काम शासकीय सेवा ही है। जीविकोपार्जन का साधन भी वही है। परंतु एक सामान्य सा तथ्य ये माना जाता है कि 24 घंटे आप एक ही काम करते हुए नहीं रह सकते। फिर आप उस काम से आपको कुफ्त होती है, बोरियत होती है, तो रिजुविनेशन के लिए आपको 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेना पड़ता है। तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेने के लिए अगर कोई रचनात्मक ब्रेक लिया जाए, खेलने चला जाए, या कोई लेखन कार्य में किया जाए, पढ़ने में लगाया जाए, या किसी अन्य रचनात्मक क्रिया में लगाया जाए, तो वो बेहतर विकल्प है। नकारात्मक क्रिया के लोग नशा करने लगते हैं, लोग बैठ के इधर उधर की अन्य बातें करने लगते हैं। तो उससे बेहतर है कि उस मोनोटोनसनेस को ब्रेक करने और रीजुविनेट होने के लिए रचनात्मक कार्य किया जाए। तो वो 1-1.5 घंटे के ब्रेक में मुझे लिखने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे से ज़्यादा इस काम को करता नहीं एक दिन में। मूल काम तो मैं शासकीय सेवा में जो है उसे ही करने की कोशिश करता हूँ। सर, आपकी लिखी हुई कविता में से एक कुछ कविता आप जो सुनाना चाहे दर्शकों को? नया कविता संग्रह है, नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाघ, और ये हिस्ट्री की वो बुक है जो काफ़ी प्रशंसित और कविता पुस्तक है। नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाघ। इसमें एक कविता है
सड़क के कांधों पर धान, सड़क के कांधों पर धान। सड़क पर जाते हुए दिख रहा है, सड़क के दोनों ओर उसके कांधों पर दूर तक बिखरा हुआ धान और पुआल, दूर तक बिखरा हुआ धान और पुआल जो गिर रहा है। दूर तक नजर आ रही उन बैलगाड़ियों से जो भर कर जा रही हैं खेतों से खलिहान की ओर, खेतों से खलिहान की ओर, और जिनकी लंबी कतार आ रही है नजर धीरे धीरे बढ़ती हुई आगे। खलिहानों से इन्हें मीस कर ले जाएंगे मंडी, क्योंकि नहीं आता कोई इन्हें लेने, क्योंकि नहीं आता कोई इन्हें लेने, ले जाना पड़ता है उन्हें ही स्वयं। खेत से मंडी तक धान, खेत से मंडी तक धान, जिस तरह बोने के लिए भी स्वयं ही आए थे सामग्री मंडी से खेत तक, स्वयं ही लाए थे सामग्री मंडी से खेत तक। लहलहाती फसल कटकर बैलगाड़ियों में लदकर जा रही है मंडी की ओर, बैलगाड़ियों में लदकर जा रही है मंडी की ओर। उसी से गिर रहा है धान, सड़क के कांधों पर धान, बिखर रहा है धान और पुआल गांव की सड़कों पर। सड़क का इस तरह भरा रहना है किसान का। सड़क का इस तरह भरा रहना है किसान का, जिससे ही भरती है मंडी और जिससे भरता है शहर, और जिससे भरता है शहर। सड़क पर जाते हुए दिखता है दूर तक किनारों पर बिखरा हुआ धान, भरी हुई सड़क, भरे हुए हैं किसान। आज हम मिले डॉक्टर संजय अलंग साहब से। अगली बार हम अगले हमारे दूसरे गेस्ट से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका नमस्कार। थैंक यू।